हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के लिए घटना चक्र और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य भूगोल से। इससे पहले आप लोगों के 17 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 17 में से जो 12 लेक्चर्स थे उसमें हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं और बाकी बचे हुए जो भी लेक्चर्स हैं वो सभी पॉलिटी के लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग जो हैं क्वेश्चंस 600 के लगभग कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर से वो लेक्चर्स देख लीजिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे विश्व के भूगोल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। विश्व का भूगोल जो है वो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले सौर मंडल के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ठीक है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल की बात कर रहा है। सबसे पहले आते हैं क्षुद्र ग्रह जो कि एस्ट्रॉइड्स होते हैं हमारे। फिर आता है एस्ट्रॉइड, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एस्ट्रॉइड्स। नेक्स्ट आता है हमारा धूमकेतु जिसको कॉमेट कहते हैं, कॉमेट। नेक्स्ट आता है ग्रह जो कि प्लैनेट होता है। नेक्स्ट आता है निहारिका जो कि होता है नेबुला, नेबुला। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड, प्लैनेट, कॉमेट ये सभी पार्ट होते हैं सौर मंडल के। वहीं अगर नेबुला की बात की जाए तो ये सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सौर मंडल की बात की जाए तो इसका जो निर्माण है वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ठीक है, सौर मंडल में क्या आता है तो सबसे केंद्र में होता है सूर्य। उसके बाद आते हैं ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े होते हैं, जैसे कि ग्रह आते हैं, प्लैनेट आते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने प्लैनेट आते हैं, प्राकृतिक उपग्रह आते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स आती हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं एस्ट्रॉइड्स, उल्काएँ आती हैं, धूमकेतु आते हैं और खगोलीय धूल जो होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सभी इसमें शामिल है। पर निहारिका जो है यानी कि नेबुला जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कौन थे? तो यहाँ पे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इससे पहले लोग सोचते थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी कि सन जो है वो सेंटर पे है और पृथ्वी जो है वो उसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, कोपरनिकस ने अपनी एक हस्तलिखित पुस्तक थी जिसका नाम था लिटिल कमेंट्री, उसमें उन्होंने कहा था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी जो है वो उसकी परिक्रमा करती है। इसके साथ ही अगर स्टेटमेंट पूछी जाए कि पृथ्वी को केंद्र बनाकर चंद्रमा यदि चक्कर लेता है तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? तो ये वराहमिहिर के द्वारा दी गई है जो कि भारतीय खगोलविद थे। इन्होंने कहा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है और साथ ही पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो ये बात जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी में वराहमिहिर के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य जो है वो भी एक स्टार है, एक तारा है। ठीक है, जो कि आकाशगंगा का एक हिस्सा है। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो यहाँ पे लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र यानी कि गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। इसी तरह सूर्य जो है वो भी अपने आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल यानी कि कॉन्स्टलेशंस हैं? ठीक है, तो कितने तारामंडल मौजूद हैं? 88, 88 जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IAU, इसके अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल यानी कि कॉन्स्टलेशंस हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, यह एक तारामंडल है, कॉन्स्टलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? तो वह है बुध। बुध जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, सौर मंडल की बात की जाए तो यहाँ पे 2 ग्रह ऐसे हैं, एक बुध है मरकरी और दूसरा शुक्र है वीनस, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बुध जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में शुक्र दिया होता तो वो भी ऑप्शन सही होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शुक्र यानी कि वीनस। वीनस जो है वो सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसका जो माध्य तापमान है यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर निकाला गया है वो लगभग 464 सेल्सियस है, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस है इसका तापमान। अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है, तो सूर्य की सबसे ज़्यादा ताप जो है वो बुध ग्रह पे पड़नी चाहिए। तो बुध ग्रह जो है मरकरी सबसे गर्म होना चाहिए, पर होता क्या है कि शुक्र सबसे गर्म होता है। तो यहाँ पे शुक्र की जो कॉम्पोजिशन है, जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार की है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस होती है, यानी कि जब भी इसमें कोई भी गर्मी दी जाती है तो वो गर्मी ज़्यादा समय तक रह जाती है। ठीक है, तो इसीलिए शुक्र जो है वो हमारा सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाता है, ना कि बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं और सायंकाल का भी तारा कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शुक्र यानी कि वीनस। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार हुआ या फिर इवनिंग स्टार हुआ, ये है शुक्र ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारा, और शनि जो है वो वलय युक्त ग्रह है, मतलब इसके साइड्स में क्या मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये है कुछ इस तरह से रिंग्स पाई जाती है, रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है, 8.3 के लगभग का समय लगता है। जब सूर्य से निकला हुआ कोई रे ऑफ लाइट जो है वो अर्थ पे पड़ता है तो कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मिनट 19 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे सही क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 मिनट। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन? तो लगभग लगते हैं 365 और 1/4 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे 365.25 दिन जो है वो हमारे लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मोर प्रिसाइसली बोला जाए, एकदम एग्जैक्ट बोला जाए तो 365 दिन लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, 9 मिनट लगते हैं और 9.51 सेकेंड्स लगते हैं। इतना समय जो है वो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। ठीक है, तो एक साल जो होता है वो इतना ही बड़ा होता है आपका। ये पूरी एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इतना समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रति मिनट की दूरी पूछ रहा है। टोटल दूरी अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी की जो विषुवत रेखा की परिधि है वो है 40,090 किलोमीटर, 0.28 किलोमीटर भी है, तो इतनी किलोमीटर है। ठीक है, और इसको ये कितने घंटे में तय करता है? अपनी परिधि पे। ठीक है, मतलब जो रोटेशन होती है, हम लोग रिवॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो एक रोटेशन 24 घंटे में होती है लगभग, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट में तय करता है। अर्थात अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक पृथ्वी परिक्रमण की जो गति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1670 किलोमीटर प्रति घंटे। पर यहाँ पे प्रति मिनट पूछ रहा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? हमारे 60 मिनट होते हैं। तो अगर हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर दें तो हमारा लगभग 27.8 आंसर आना चाहिए, मतलब 29, कहीं ना कहीं 29 आंसर जो है वो हमारा सही होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो 29 से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मैं इसको डिफ़िकल्ट के कैटेगरी में रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पूछा गया, वो भी बहुत मैथमेटिकल फॉर्म में पूछा गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? तो यहाँ पे डेजर्ट होने की संभावना किस अक्षांश पे अधिक होती है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे 23 अक्षांश के आसपास। ठीक है, तो पृथ्वी जो होती है वो यहाँ पे इक्वेटर होता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 23.5 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही जो 23.5 डिग्री है, यहाँ पे मरुभूमि यानी कि डेजर्ट होने की संभावना जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार जो है वो 15 से 30 अक्षांश के बीच मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे
हॉट ड्राई डेजर्ट लाइक जो क्लाइमेट है वो 15 से 30 डिग्री जो आपके लैटिट्यूड्स हैं उसके बीच में मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख स्थितियां होती हैं। पहला, 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्षा भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री अक्षांश जो है यहाँ पे अगर हाई प्रेशर बना है मतलब यहाँ से हवा जो होगी वो हाई से लो जाती है, यानी यहाँ से सारी हवा जो है वो नीचे की तरफ उतरती है। जब नीचे की तरफ उतरेगी और इधर उधर चली जाएगी तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, मरुभूमि बन जाएगा और यहाँ पे मौसम साफ रहेगा, यानी कि वर्षा नहीं होगी। मरुभूमि कब बनता है, डेजर्ट कब होता है, जहाँ पे वर्षा काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो सहारा या फिर ऑस्ट्रेलियन जो हमारे डेजर्ट हैं वो इसी कारण बने हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल, तो जो जितने भी महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग साउथ अमेरिका में देख सकते हैं, तो वहाँ पे जो चिली अर्जेंटीना वाला रीजन है यहाँ पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। तो इसके पश्चिमी तट में मरुस्थल 20 से 30 अक्षांश के बीच में मिलते हैं। यहाँ पे जो संभवतः ये होता है कि हवाओं की जो पूर्वी मुख होना इसका कारण है। तो हवा जो होती है वो पूर्वी मुख से चलती हैं। महाद्वीपों में पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते ड्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये रीजन देख लीजिए, यहाँ से हवा चलती है, यहाँ तो वर्षा करती है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें उत्तरी अमेरिका या फिर उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी सहारा या फिर अटाकामा दक्षिण अमेरिका का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, या फिर नामीब जो है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है, ये सभी डेजर्ट जो है वो इस कारण से बने हैं। ठीक है, क्योंकि ईस्ट की तरफ से हवा आती है, वेस्ट की तरफ पहुँचते पहुँचते क्या होती है, ड्राई हो जाती है। देन है पर्वतों का रेन शेडो रीजन होना। कोई बहुत बड़ा सा पर्वत पाया जाता है, जैसे कि एंडीज पर्वत पाया जाता है, तो इसका जो रेन शेडो एरिया है वहाँ पे इस तरफ का एरिया जो है यहाँ पे वर्षा कम होगी, क्योंकि वर्षा तो सारी यहीं हो जा रही है पर्वत पे। तो ये रेन शेडो रीजन भी क्या होता है, एक तरह का डेजर्ट हो जाता है, वर्षा कम होती है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल जिसको डेथ वैली कहा जाता है, पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में पाया जाता है, या फिर पेरुवियन का यानी कि पेरू का डेजर्ट। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ है। ठीक है, जैसे कि ग्रेट बेसिन मरुस्थल आता है यूएसए का, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आता है और गोबी डेजर्ट आता है। तो यहाँ पे किसी भी कॉन्टिनेंट का मध्य भाग, ठीक है, तो मध्य भाग क्या होगा, आर्द्रता से भरा होगा। यहाँ पे हवाएं जो होंगी वो चलेंगी लेकिन काफ़ी कम मात्रा में होंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह का डेजर्ट बन जाएगा। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे गोबी डेजर्ट, जो कि चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल यानी कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है उसका कारण क्या होता है। तो यहाँ पे जो कारण है कोरियोलिस फोर्स का वो है पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन। पृथ्वी जो है अपने अक्षांश पर जब रोटेट करती है तो उसके कारण से कोरियोलिस बल जो है वो बनता है। ठीक है, तो धरातल पर प्रभावित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी के घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। तो जो भी हमारे जो स्थल है यानी कि हमारा जो धरातल लिथोस्फीयर है, यहाँ पे जो भी हवाएं चल रही हैं इनकी दिशा वायुदाब और पृथ्वी के घूर्णन गति के द्वारा होती है। तो इनकी जो दिशा होती है वो प्रेशर के साथ साथ जो अर्थ का रोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी हिंदी लिखी है मैं उसको आपको इंग्लिश में करके बता रही हूँ, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। प्रेशर और पृथ्वी के रोटेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो इसी के कारण पैदा होता है। ठीक है, तो अगर प्रेशर ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता है। यहाँ पे प्रेशर कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, वायु दाब जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर वो होता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जुपिटर। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो बुध जो है, मरकरी, ये सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है यानी कि डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैटर्न,
या फिर शनि। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। ठीक, तो शनि की डेंसिटी देख सकते हैं आप काफ़ी कम है, लगभग 687। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो लगभग 29 वर्ष जो है वो शनि के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये चक्कर लगाने के लिए इसका जो निकटतम ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 29.5। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है इसको भी मैं डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रखूँगी, क्योंकि ज़्यादातर हम पृथ्वी के बारे में तो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अन्य ग्रहों के बारे में नहीं देखते हैं, तो इसीलिए ये सभी बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लेता है कितना समय? तो ये लगभग 84 वर्ष लेता है। ठीक है, काफ़ी दूर है, ये सबसे दूर प्लैनेट है ये, और कितना समय लेता है? तो 84 वर्षों का समय लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में। ठीक है, नेक्स्ट है जियोडेसी, वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो यहाँ पे जियोडेसी लिखा हुआ है। ठीक, जियोडेसी क्या है? तो ये पृथ्वी के आयाम यानी कि पृथ्वी के डायमेंशन की माप लेता है। ये एक विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के डायमेंशन के बारे में माप ली जाती है या फिर उसका स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो जियोडेसी जो होती है इसमें पृथ्वी के जिस तरह से उसका जो ज्योमेट्री है उसको समझा जाता है। तो पृथ्वी का जो ज्योमेट्रिकल शेप है, साथ ही अंतरिक्ष में पृथ्वी का जो अभिविन्यास है या फिर उसका जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, यानी कि जो उसका इफेक्ट है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो जियोडेसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का जो आधार है वह क्या है? ठीक है, तो समय जो है वो ज्ञात होता है प्राइम मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन से। ठीक है, प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या इसी को इंटरनेशनल जो आपकी देशांतर रेखा है या फिर ग्रीनविच मेरिडियन है ये भी कहा जाता है। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा जो है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित है। यहाँ पे रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी भी है, यहीं से होकर ये गुजरती है। तो इसको 0 देशांतर यानी कि हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और 180 डिग्री रेखा को कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन किसको कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो देख सकते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो से, टोगो से, घाना से और अंटार्कटिका से। ठीक है, इन सभी जगहों से हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले यूके आता है, फिर स्पेन आता है, फ्रांस आता है, ठीक है, अल्जीरिया आता है। ठीक है, इतना याद रखिए, तो ये आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हो जाएंगी। फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये सभी अफ्रीका की हो जाएंगी कंट्री, और उसके बाद हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो कहाँ पे खींची जाती है? ये प्रशांत महासागर से होकर जाती है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा अफ्रीका है, फिर आता है हमारा साउथ अमेरिका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर आता है हमारा साउथ अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सभी जो है सीक्वेंस में हो जाएगा। अब इसमें एशिया जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा अफ्रीका है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर एशिया ऑप्शन में दिया होता तो एशिया सबसे बड़ा द्वीप होता हमारा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा द्वीप है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं, लगभग 51 देश हैं।
सॉरी 54 है। तो अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं। अगर एशिया की बात की जाए तो 50 देश हैं। यूरोप में 51 देश हैं। सबसे ज़्यादा देश कहाँ है? अफ्रीका में 54। ठीक है। सबसे कम देश जो हैं वो दक्षिण अमेरिका में हैं, 12 ही देश हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? ठीक है। तो ये सबसे लंबा फैला हुआ देश कौन सा है? ये हमारा चिली है। चिली जो है साउथ अमेरिका का पार्ट है। ये सबसे सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाले सीमा वाला देश है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? ठीक, तो सर्वाधिक द्वीप जो हैं वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया सही ऑप्शन हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में लगभग 17,508 द्वीप हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया का हो गया। फिर फिलीपींस में है, उसके बाद 7,000 कुछ, फिर मालदीव्स में है, फिर क्यूबा में है। तो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो यहाँ पे बोर्नियो द्वीप जो है उसका एरिया वाइज सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, बोर्नियो लगभग 75,000 वर्ग का है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे आता है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो लगभग 58,000 यानी कि 60,000 के लगभग का है। फिर सुमात्रा आता है, फिर ग्रेट ब्रिटेन आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें पूछ रहा है, तो इन सभी ऑप्शंस में जापान जो है वो सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा देश जिसकी सीमा अन्य किसी देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं है उसे सीमा रहित देश कहा जाता है, बॉर्डरलेस कंट्री कहा जाता है, क्योंकि चारों ओर तो पानी से घिरा हुआ है। इसकी कोई भी सीमा जो है वो किसी स्थल से नहीं लगती है, किसी और देश से नहीं लगती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जापान। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान जो है वो भी कई सारे द्वीपों से बना हुआ है, जिसमें होन्शु जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। 4 द्वीपों से मिलकर बनता है जापान, होक्काइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशु। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये सभी द्वीपों से मिलके बना है जापान। 4 द्वीप समूह है। होन्शु जो है वो सबसे बड़ा है और जो राजधानी है टोक्यो वो भी होन्शु पर ही स्थित है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ठीक, तो ग्रीनलैंड जो है वो किस देश का भाग है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क का। ठीक, डेनमार्क का भाग है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड की लोकेशन जो है वो, यदि आप यूएसए के ऊपर कनाडा देखेंगे, यूएसए के ऊपर जो कनाडा है, कनाडा के ऊपर द्वीप समूह है जिसको हम लोग ग्रीनलैंड कहते हैं। तो ये किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। ठीक, तो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थ्योरी जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? महाद्वीपीय बहाव का जो सिद्धांत है वो ए वेगनर के द्वारा दिया गया है। कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थ्योरी जो है, ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो दिया गया है एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इनके अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन जो था वो आरंभ हुआ था। पेंजिया पहले 2 महाद्वीप लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का था। ठीक है, तो उत्तर में लॉरेशिया था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये दोनों बड़े द्वीप समूह जो होते हैं, दोनों बड़े महाद्वीपीय पिंड जो थे वो छोटे हिस्सों में बट जाते हैं और जो अभी करेंटली हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो यहीं से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहलाती है, जो कि एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा बनाई गई थी, कही गई थी। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहला है इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। पूरा जीवाश्म मतलब जो फॉसिल्स होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। नेक्स्ट है वे जल के लिए सरंध्र होती है यानी कि पोरस होती है।
पोरस होती है, पानी जो है वो आसानी से पास कर जाता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। हमें बताना है कौन सा सत्य है। तो दूसरा है ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों में ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है, ये भी गलत है, सिलिका पाया जाता है। तो ये जो है आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक जो है वो पिघले मैग्मा को ठंडा करके और ठोस करने के बाद बनती है। ये रवेदार होती है, इसमें परतें नहीं पाई जाती है, रवेदार मतलब लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार के फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है बहुत कम होते हैं, पाए ही नहीं जाते हैं। इनका संबंध जो है वो प्रायः ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं, जो हमारा वल्केनो होता है उससे जब मैग्मा निकलता है तो जो रॉक बनता है, जो बनता है हमारे चट्टान, वो इग्नियस रॉक होते हैं। पानी का प्रवेश जो होता है वो बहुत कम होता है, तो पानी का प्रवेश जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए ये पोरस नहीं होता है पानी के लिए। नेक्स्ट है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर रहा है। सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है ये शैलें क्रिस्टलीय होती हैं, क्रिस्टलीय नहीं होती हैं, स्ट्रैटिफाइड होती हैं, इस तरह से लेयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ये शैलें स्तरों में निक्षिप्त होती हैं, निक्षेपित होती हैं, ये सही ऑप्शन है, लेयर्स में पाई जाती है, इसीलिए इसको स्ट्रैटिफाइड रॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक, जल में भी निर्मित होती हैं। तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस में कौन सा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स को अवसादी शैल कहा जाता है। इनका निर्माण जो है वो अवसादों के एकत्रीकरण के कारण होता है। इसमें फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म की कई परतें पाई जाती हैं, किंतु ये जो शैलें होती हैं ये रवेदार यानी कि क्रिस्टलाइन नहीं होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है, ठीक। यहाँ पे ये हो जाएगा एस्कर्स, ठीक है, इंग्लिश में यही कहा जाता है इसको, और ड्रमलिन। तो यहाँ पे दिया हुआ है एस्कर जो है वो क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रमलिन जो है वो ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, गलत है, ये ड्रमलिन में पाया जाता है। तो एस्कर्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो कि बजरी और रेत से बनी रहती है। तो हवा जब चलती है तो कई जगह पे जो रेत होती है उसको इकट्ठा कर देती है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है बजरी और रेत का बना हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं एस्कर। नेक्स्ट अगर देखा जाए ड्रमलिन की बात की जाए तो ये बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो एक जगह जब इकट्ठा हो जाती है, जो मिट्टी और बोल्डर होते हैं वो एक जगह पे जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इस तरह के अंडे की टोकरी जैसा या अंडे जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है। एक भू आकृति होती है जो चिकनी टीले जैसी दिखाई देती है, तो ये जो होता है अंडे की टोकरी वाला स्थलाकृत, ये भी ड्रमलिन में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जबकि एस्कर जो हैं वो ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन जो हैं वो ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ग्लेशियर जब बहती है तब एस्कर बनते हैं, वहीं ड्रमलिन जो है वो ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1, 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। ग्लेशियर या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित होते हैं एस्कर, जो कि लंबे सकरे कंटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तीव्र ढाल बनी रहती है। इसकी जो संरचना है वो बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर द्वारा होती है। वहीं अगर हम देखें ड्रमलिन जो है वो एक बोल्डर क्ले गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले जैसा होता है। इसका जो आकार होता है वो उल्टी नौका, कुछ इस तरह उल्टी नौका या फिर कटे हुए अंडे, उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी वाला जो स्थलाकृत है ये भी ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। तो ये क्या होता है, ड्रमलिन ग्लेशियर जो होता है, ये ड्रमलिन जो होता है वो ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एटना क्या है? तो ये एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। माउंट एटना जो है वो एक एक्टिव वल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से इटली है, इसी के पास में एटना, माउंट एटना जो है वो भी स्थित है। ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च लंबाई है वो है 3350 मीटर। नेक्स्ट है मोना लोआ, किसका उदाहरण है? तो ये भी एक सक्रिय वल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लोआ, जो कि हवाई द्वीप में पाया जाता है। हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड जो कि यूएसए का हिस्सा है, वहाँ पाया जाता है मोना लोआ। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप और उससे परिणामित जो सुनामी आई थी, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे सुंडा खाई, जिसको हम लोग सुंडा ट्रेंच कहते हैं, इसमें भारतीय प्लेट में बर्मी प्लेट के अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर का खिसकाव होने का कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट से जब टकराया था और उसके ऊपर जब चढ़ गया था, तो इस तरह से क्या हुआ था, बर्मी प्लेट और भारतीय प्लेट यानी इंडियन ओशन प्लेट के बीच में ये हुआ था। और ये स्थिति कहाँ हुई थी? सुंडा खाई में हुई थी। ठीक है, तो इसके कारण से ये भूकंप की स्थिति आई थी, सुनामी आया था। सही है। नेक्स्ट है परिणामी सुनामी में इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र में लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक जो तट थे वो उनमें घोर विध्वंस हुआ था। ये सही बात है, सुनामी जो थी वो बहुत भयंकर आई थी। इंडोनेशिया से इसका जो असर था वो अफ्रीका के द्वीपों तक भी गया था। नेक्स्ट है वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंपजन्य सुनामी में समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। ये गलत आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा मौतें लिखी हुई हैं। लगभग 2 से 3 लाख या 1 से 2 लाख मान के चलिए, इतनी मौतें हुई थी। नेक्स्ट है बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा का दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों का प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। तो ये भी सही है, बांग्लादेश जो था वो कम प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में पश्चिमी भाग में समुद्र के अंदर रिक्टर स्केल लगभग 9.1 से 9.3 की तीव्रता के, जो कि काफ़ी तीव्र माना जाता है, तो इसमें भूकंप आया था जिससे उत्पन्न सुनामी की लहरें जो थी, इसमें लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जो सभी कथन लिखे हुए हैं वो सभी कथन सही हैं। ये सभी कथन जो हैं वो आप लोग एक बार देख सकते हैं। इसमें लगभग 11 देश जो थे वो प्रभावित हुए थे। ठीक, तो ये लहरें जो थी इतने दूर दूर स्थानों तक भी प्रभावित की थी इसमें। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट, तो ये किस प्रकार की हैं? तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी कि नवीन मोड़दार परत है। नवीन मोड़दार पर्वत यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा कहा जाता है या फिर चोमोलुंगमा कहा जाता है चाइनीज़ में। तो ये सभी जो हैं, इसमें 10 सर्वोच्च चोटियां हैं जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। और हिमालय पर्वत जो है वो नवीन मोड़दार यानी कि वलित पर्वत कहलाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि साउथ अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज है। वहीं अगर बात की जाए रॉकी पर्वत की, तो इसकी भी जो लंबाई है, ये एक प्रमुख वलित पर्वत की श्रेणी में आता है, यंग फोल्ड माउंटेन आता है, जिसकी लंबाई जो है 4800 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कोकोस प्लेट, किसके मध्य पाई जाती है, किनके मध्य पाई जाती है? तो ये प्लेट्स हैं, कई सारी प्लेट्स से बना हुआ है हमारा महाद्वीप। तो यहाँ पे कोकस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कोकोस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट है यूएसए का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे रस्ट बाउल का जो अर्थ है वो है लोह अयस्क वाले क्षेत्रों से। ठीक है, तो आयरन पाया जाता है यहाँ पे है ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया, पिट्सबर्ग। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो रस्ट बाउल या फिर रस्ट बेल्ट जो है वो यूएसए का
उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी, ठीक, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है। ये सभी लोह उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र माने जाते हैं। इसमें आता है इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, ये सभी क्षेत्र जो हैं शामिल हैं। तो इनमें ग्रेट लेक्स प्रदेश या फिर पिट्सबर्ग, ये सभी शामिल हैं। तो इसमें एक से अधिक विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किलिमंजारो है, क्या है ये एक प्रकार का पर्वत है, वॉल्केनो है, ठीक है, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका पहले जो नाम था वो था केसर विल्हेम स्पिंड्स, अब इसका नाम बदल के माउंट किलिमंजारो हो गया है। याद रखिएगा अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी का मरुस्थल है, तो ये क्या है? ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर में है, स्थित है। गोबी एक मरुस्थल है, चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहानसबर्ग जो है वो विख्यात है। जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में स्थित है, साउथ अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पे स्थित है। ये स्वर्ण खनन के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे गोल्ड माइनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सोना और हीरा दोनों का ही खनन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? ठीक है, तो वो सभी मतलब स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड ऐसी कंट्री जिसका कोई भी सिरा जो है वो समुद्र से नहीं लगता है। याद रखिएगा समुद्र से नहीं लगता है। इसके अलावा वो चाहे तो नदी से या फिर लेक से लग सकता है, समुद्र से नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन में से हंगरी जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत सा आपको मैप का अंदाज़ा होना चाहिए। यदि आपको मैप और कंट्रियों की स्थितियाँ पता है कि कौन सी कंट्री जो है वो कहाँ पे स्थित है, कैसी लोकेशन पे स्थित है, आसपास कौन सी कंट्री है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। पर इसके लिए मैप का अनुभव जो है वो होना चाहिए। मैपिंग की सीरीज़ जो है जल्दी ही हम लोग शुरू करने वाले हैं, बट आपको करना यह है कि आपके पास खुद का एक एटलस होना चाहिए, एटलस होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आप कंट्रीज़ जो है वो देख सकें, खुद से समझ सकें, क्योंकि पढ़ाना और पढ़ने में फ़र्क होता है। हम यहाँ पे पढ़ा सकते हैं बट जब तक आपकी तरफ से मेहनत नहीं आएगी तब तक वो ये वाले जो सीरीज़ चल रही है हमारी बीपीएससी की या कोई भी करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है उसके लिए आपकी मेहनत जो है अपने लेवल पे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हंगरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इज़राइल की उभयनिष्ठ सीमा है, तो इज़राइल की जो सीमाएं हैं वो किसके साथ लगती है, इसके लिए भी आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। तो ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस लगभग अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मैप की जानकारी है कि नहीं, क्योंकि मैपिंग जो है वो ज्योग्राफी का एक बहुत ही अच्छा अंग है। इसमें आपके बहुत सारे नॉलेज जो है उसकी टेस्टिंग कर दी जाती है। इससे आपको पता चलता है कि आपने कितने अच्छे से कंट्रीज़ को जाना है, आसपास की चीज़ों को कितना अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है, इसलिए इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाएगा ज्योग्राफी का। तो इज़राइल के बारे में पूछ रहा है किससे यहाँ की सीमाएँ लगती हैं, तो यहाँ पे मिस्र से लगती है, ठीक है। इज़राइल जो है वो सीमा बनाता है सिनाई पेनिनसुला के थ्रू। जो सीमा है इसकी इजिप्ट के साथ लगती है, इजिप्ट के साथ, ठीक। इज़राइल जो है उसकी सीमा इजिप्ट के साथ लगती है, जॉर्डन के साथ लगती है, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ लगती है। इज़राइल और सीरिया के बीच वॉर की स्थिति हमेशा बनी रहती है, और लेबनान के साथ लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो देख सकते हैं आप। सभी ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ गलती है, जैसे टर्की के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है यहाँ पे टर्की के साथ नहीं लगती है, फिर है इराक के साथ नहीं लगती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान। नेक्स्ट है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत किसको कहा जाता है, तो पामीर को कहा जाता है। पामीर नॉट जो है इसको संसार की छत कहा जाता है, पामीर का जो पठार है। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम किसको दिया गया है, तो पूर्वी समुद्र मतलब जो हमारा ईस्टर्न जो समुद्र है उसका स्वामिनी किसको कहा गया है, तो श्रीलंका को कहा गया है। इसके अलावा इसको हिंद महासागर का मोती यानी कि पर्ल ऑफ इंडियन ओशन और साथ ही एशिया का प्रवेश द्वार, गेटवे टू एशिया भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वह लगभग है, तो पृथ्वी जो है वो लगभग 2/3 हिस्सा जो है इसका पानी है, 2/3 हिस्सा वाटर है, वाटर से है, वाटर बॉडी है, ओशन है, तो यहाँ पे 2/3 ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। बाकी बचा हुआ भाग जो है वो स्थल एरिया है, यानी कि 1/3 जो है वो हमारा स्थल है, 29% जो है वो लैंड एरिया है और 71% का जो भाग है वो वाटर एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी ध्रुव जो है वो हमारा सबसे निकटतम बिंदु हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लगभग 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो यहाँ पे कटक मतलब रिज है, रिज। ठीक है, तो एक रिज जो है जिसकी लेंथ दिया हुआ है 64,000, साथ ही इसका 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई दी गई है, जो कि पास करता है नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन बेसिन को और फिर एंटर करता है इंडियन ओशन बेसिन को, फिर साउथ पैसिफिक ओशन बेसिन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इस तरह का एक रिज बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का एक कटक बना हुआ है। ये क्या है, तो ये मध्य में स्थित एक महासागरीय कटक है, महासागरीय एक ओशनिक रिज है, ओशनिक रिज, मिड ओशन रिज। ठीक, तो इस तरह से समुद्र के अंदर इस तरह से पर्वत जैसे रीजन बने हुए हैं जो कि काफ़ी ऊंचे हैं और काफ़ी लंबे हैं। ठीक है, तो इसको रिज कहा जाता है। तो इसकी लंबाई देख सकते हैं आप, लगभग 64,000 किलोमीटर की लंबाई है। अंटार्कटिक हिंद महासागर प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। ठीक है, ये विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। ठीक है, तो ओशन के अंदर पाए जाने वाले बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर माना जाता है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ये है एक महासागरीय धारा, करंट है, ये ओशनिक करंट, गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे ज्योग्राफी के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो है आपके इंडियन पॉलिटी और साथ ही हिस्ट्री जो है वो आप लोगों की कंप्लीट करा दी गई है। यहाँ पे याद रखेगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है या जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगता है उसको कहीं शॉर्ट में नोट डाउन करते रहे। वही चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।